हेलो एवरीवन। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में आज हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन किन चीज़ों की हेल्प आपकी ली गई है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे या नहीं। शुरुआत होती है किससे? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को काफ़ी सारे राइट्स आपके मिले इंडिया में, और अंग्रेजों को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया में भी उनको लॉज इनेक्ट करने चाहिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलर इंटरवल पे आपका जो क्राउन था वहां से कुछ लॉज आपके रेगुलेट होते रहे। स्टार्टिंग में इन लॉज को रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट वो एक्ट्स हैं जो आपके क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे। रिवोल्ट के बाद 1857 का जब रिवोल्ट आपका हुआ तो उसके बाद जो इंडिया में गवर्नेंस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले ली थी, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नेंस को अपने हाथ में लिया तो उसके बाद उन्होंने एक्ट को इंट्रोड्यूस करना आपका शुरू किया। तो 57 से पहले जितने भी आपके लॉज आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या इंडिया के लिए आपके बनाए गए थे उनको रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट का नाम आपका दिया जाता है। 57 के बाद जितने भी लॉज आपके बनेंगे उनको एक्ट कहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ पास होता है उसको हम एक्ट कहते हैं। तो आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह इन पुराने चार्टर एक्ट्स ने, इन पुराने पार्लियामेंट्री एक्ट्स ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया है। हेलो बच्चों, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हेल्प करता है कि इंडिया में जो गवर्नेंस है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़े पार्ट में आपका गवर्नेंस गिवन है कि किस एरिया में किस तरह की गवर्नेंस आपकी की जाएगी। साथ के साथ ये भी हेल्प होती है कि कौन सा प्रोविजन जो प्रेजेंट डे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है वो किस चार्टर एक्ट की देन है। जैसे आप गवर्नर की बात करें, इवन आप प्रेसिडेंट की बात करें, इवन आप सेंटर हेड की बात करें, तो बहुत सारे जो आपके प्रोविजंस हैं वो हमको चार्टर एक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। हम ये कहते भी हैं कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अराउंड 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बोरोड है। तो जब हम इन सब चीजों को आपका पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपके कौन कौन से हिस्से जो हैं आपके बोरोड है, मॉडिफाइड है ब्रिटिश लॉज से। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ के साथ ये एक कंटेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है किसको? इंडियन डेमोक्रेसी को। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाने के पीछे के कारण की हम पहले रीजंस के पहले की हम बात कर लेते हैं। 1764 में बक्सर के बैटल के बाद ब्रिटिश जो आपके जो कमिश्नर्स थे इंडिया में या जो अधिकारी थे उनको असीमित अधिकार आपके प्राप्त हुए, और होने ये लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे ये करप्शन में इन्वॉल्व आपके हो गए। 1772 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे 10 लाख पाउंड्स का उधार मांगा था। जब गवर्नमेंट ने देखा और ये पाया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा क्यों? क्योंकि 1764 के बाद 1772 तक बड़ी मात्रा में जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने करप्शन किया। करप्शन की वजह से उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने इंग्लैंड में अपने बिजनेसेस आपके स्टार्ट कर दिया। जो बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसी के ही आपके अगेंस्ट में या उसी के कंपटीशन में अपना बिजनेस आप पर खड़ा कर दिया, और धीरे धीरे पैसे प्राप्त करके वो पार्लियामेंट्री पोस्ट पर चले गए या आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आपके अपॉइंट कर दिए गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पाया कि किस तरह कंपनी के कर्मचारी तो अमीर होते जा रहे हैं पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कैसे हो गई। तो इसके लिए उन्होंने 1772 में एक सीक्रेट कमेटी को ऑर्गेनाइज किया, एक सीक्रेट कमेटी का फॉर्मेशन किया, और इस सीक्रेट कमेटी की सिफारिशों पर ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। मेन आइडिया क्या था इस एक्ट के पीछे? कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स इंडिया में करप्शन कर रहे थे उस करप्शन को किसी तरह रोकना। और क्या क्या प्रोविजन किए गए? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज किया जाए। हम ये जानते हैं कि पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, 3 प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कैलकाटा प्रेसिडेंसी। इस एक्ट ने उन सारे के सारे गवर्नर्स को एक गवर्नर के अधीन किया। जिस गवर्नर के अधीन किया उसको गवर्नर जनरल कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो क्या बना? आपका पहला गवर्नर जनरल आपका बना।
इस एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल अफेयर्स। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा पॉलिटिकल अफेयर्स को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का काम या उसमें इंटरफेरेंस करने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपका शुरू किया। ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं ये किसके तहत किए गए थे? आपके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंगली किए गए थे। उसका अगला जो एक्ट आया आपका, ये पिट्स इंडिया एक्ट था ऑफ 1784। इसको आपका इस एक्ट की तरह भी देखा जाता था कि वह चीजें जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में छूट गई हैं उसको इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हुई? क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अब ड्यूअल सिस्टम कंट्रोल के तहत क्या है कि जो कंपनी है वो कमर्शियल आपके प्रोस्पेक्ट देखेगी और जो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत, ठीक है, कौन देखा जाएगा? आपका ब्रिटिश क्राउन के द्वारा देखा जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जितने मेंबर्स थे उनको अपॉइंट करने का अधिकार क्राउन को दिया गया। कंपनी के कॉमर्शियल वर्क को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका बनाया गया था जो कंपनी के कॉमर्शियल कार्यों को आपका देखेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए उसको पूरा कंट्रोल दिया गया, किसके ऊपर? आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके बाद है आपके चार्टर एक्ट जो डिफरेंट टाइम पीरियड में आपके आए थे। 1813 में जो चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको सिर्फ और सिर्फ आपके चीन के साथ कर दिया गया। इंडिया के साथ उसके जो ट्रेड है उनको आपका क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका बनाया गया। ये वो टाइम है जब बड़े हिस्से पर जो आपके ब्रिटिश हैं उन्होंने कब्जा आपका किया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो क्या बन गया? आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और वो कौन बने? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बनाए गए 1833 में। 1853 में इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन को आपका इनवाइट आपका किया था। इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विस में कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले जो था सर्विसेज के आधार पे सर्विसेज में अपॉइंट करने का बेसिस जो हुआ करता था वो रेफरेंस हुआ करता था कि रेफरेंस पे अपॉइंटमेंट होती थी। 1853 में ये कह दिया गया कि अब से सिविल सर्विसेज को के लिए क्या किया जाएगा? आपका कंपटीटिव एग्जाम को ऑर्गेनाइज आपका किया जाएगा। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल वर सेपरेटेड। जो गवर्नर जनरल के पास ही पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थी और लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी, उनको क्या कर दिया गया? आपका सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। आज भी आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? आपकी अलग अलग हैं। अगला जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1857 से पहले चार्टर एक्ट्स बनाए गए हैं और वो किसने बनाया? आपके ब्रिटिश क्राउन ने बनाए। 1858 का जो 1858 का जो एक्ट है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाना शुरू किए। थोड़ा सा हम इस थ्योरी को समझ लेते हैं। 1857 से पहले जो रूल था इंडिया में वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एटीन 1857 के बाद रूल स्टार्ट होता है किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे सीधा गवर्नर जनरल हुआ करता था और इसके नीचे पहले इंडियन सेक्रेटरी हुआ करता था। उसके बाद इंडियन काउंसिल हुआ करती थी जो वॉइसरॉय को हेल्प किया करती थी, और उसके बाद हुआ करता था वॉइसरॉय। इंडियन काउंसिल का काम वॉइसरॉय को हेल्प करना हुआ करता था, और इंडियन सेक्रेटरी जो था ये एक तरह का मीडिएटर था किसके बीच में? वॉइसरॉय और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में। सो अब नया सिस्टम आपका स्टैब्लिश हुआ। पहले सिस्टम आपका ऐसा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को कंट्रोल करने के लिए जो क्राउन था आदेश दिया करता था। इन्हीं आदेशों को हम चार्टर एक्ट का नाम देते थे जो 1857 तक चलते थे। 1857 के बाद जब भारत में क्या हुआ? म्यूटिनी आपकी हुई, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो संग्राम आपका हुआ, उसके बाद भारत में होने वाले शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में लिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इसको अपने हाथ में लिया तो अब भारत के लिए लॉज कौन बनाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। और ये लॉ किस नाम से जाने जाएंगे? अब एक्ट के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए
1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया था उसको क्या कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। पास आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया है? अब एंड हो गया है। रूल ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया इज क्रिएटेड, स्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल की स्थापना करने की कोशिश आपकी की गई। उसके बाद अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पहली बार इंडियंस को मेंबर बनाया गया किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाए गए। रिकॉग्नाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रोविंसेस, जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को आपका शुरू किया गया था। इसके साथ साथ मिनिस्टर पोर्टफोलियो सिस्टम और आपकी वीटो पावर ऑफ वाइसरॉय को भी एड्रेस किया गया था इसी एक्ट में। उसके बाद आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका साइज बढ़ाया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया और जो लिमिटेड पावर के रूप में काउंसिल को ब्रिटिश मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी आपका दिया गया। इसी काउंसिल एक्ट के तहत बच्चों ये प्रोविजन किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सीट इंडियंस के लिए क्या रहेगी? आपकी रिजर्व रहेगी। उसके बाद आपके और इस तरह सीट रिजर्व से बच्चों कौन चुना गया? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिस्टल से इलेक्शन लड़कर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, इंडियन। ठीक है। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इनको पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। सबसे बड़ा जो इसका एस्पेक्ट माना जाता है वो है मुस्लिम इलेक्टोरेट। मुस्लिम इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुस्लिम या धर्म के आधार पे कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता था, उसमें इलेक्शन केवल मुस्लिम ही पार्टिसिपेट किया करते थे, वही लोग आपका वोट डालते थे। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम आपका दिया जाता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो साइज था उसको एक्सपेंड कर दिया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन मेंबर्स वर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियन मेंबर्स को क्या किया गया? आपका अलाउ किया गया। इसके तहत सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी मेहता दो क्या बने थे? आपके मेंबर्स बने थे। उसके बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को आपका जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले आपका लाया गया था। इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस का क्या हो चुका है? यूनिफिकेशन आपका हो चुका है। अंग्रेजों के सामने समस्या काफी हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कोई व्यक्ति जो टेररिस्ट प्रकृति का है, क्योंकि भारत में टेररिस्ट जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो लगातार आपकी बढ़ रही थी, तो ऐसी कंडीशन में आपका रॉलेट एक्ट आपका लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने काफ़ी आपका रिवोल्ट वगैरह किया आपका, और रिवोल्ट को दबाने के लिए जलियांवाला बाग मैसेकर जैसी घटना आपकी हुई थी। उसके बाद इंडियंस को खुश करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 आपके लाए गए थे। ठीक है। इसके तहत स्टेट्स में डायरकी लगा दी गई। डायरकी का मतलब होता है क्या? आपका द्वैध शासन, यानी कि दो लोगों का शासन होगा किसमें? आपका स्टेट में। स्टेट में जो सब्जेक्ट्स है उनको बांट दिए गए। कुछ सब्जेक्ट्स पर पोर्टफोलियो कौन संभालेंगे? इंडियन लोग संभालेंगे, जिनको ट्रांसफर सब्जेक्ट कहा गया। कुछ सब्जेक्ट्स पर पोर्टफोलियो कौन संभालेंगे? ब्रिटिश संभालेंगे, जिनको रिजर्व सब्जेक्ट कहा गया। इसके साथ साथ बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेंटर में बनाया गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से इसको जाना गया। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस आपके इंट्रोड्यूस या डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा भाग इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपका लिया गया है। इसको सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिटिश एक्ट कहते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। इवन ये सबसे बड़ा ब्रिटिश एक्ट था इंडिपेंडेंस से बिफोर। एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके तहत जो डायरकी आपकी स्टेट में लगाई गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत, उसको हटा दिया गया। स्टेट में पूरी की पूरी आपकी ऑटोनॉमी भारतीय लोगों को दे दी गई, और सेंटर में क्या लगा दिया गया? आपका डायरकी लगा दी गई। यानी कि जो सिस्टम पहले स्टेट में था अब वो सिस्टम कहां पर आ जाएगा? आपके सेंटर में आ जाएगा। इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, क्रिएटेड एन ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन तो बनाया लेकिन इसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन मोर प्रोविंसेस, एस्टैब्लिश फेडरल कोर्ट,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशंस। दिस एक्ट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने कहा बच्चों कि इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एज इट इज आपके रखे गए हैं। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इस एक्ट से ब्रिटिश रूल का एंड हुआ। इसी एक्ट से इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट डोमिनियंस आपके एग्जिस्टेंस में आपके आए। इसने इंडियंस के लिए लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी पैदा की, किसके लिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। ऐसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जिसका काम क्या था? भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात कर लें कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स 3 मेंबर्स आपके थे। आपके जो पेंथिक लॉरेंस थे वो इस कैबिनेट मिशन के हेड थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। 10,000 की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर आपका चुना गया था। ठीक है। टोटल मेंबर जो थे इनिशियली वो 389 थे। पार्टीशन के बाद कितने मेंबर रह गए? 299। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स आपका किया गया। तो जैसा मैंने कहा कि आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें ये मालूम चल सके कि वो पास के वो कौन कौन से चार्टर एक्ट्स हैं, वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट एक्ट के जिनको आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज आपका देखते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।